नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा विषय है जिसको लेकर अक्सर विद्यार्थियों के सामने कठिनाइयां आती रही हैं, चाहे पुस्तकों को पढ़ने के दृष्टिकोण से, चाहे अलग-अलग लेक्चर्स को समझने की दृष्टिकोण से। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि पहले खुद विद्यार्थी के रूप में उस चीज़ को समझूं, कठिनाइयों को समझूं, इसके बाद अपने विद्यार्थियों को उन कठिनाइयों को हल करते हुए आसानी से कैसे चीज़ों को समझा जाए, उसको बताने का प्रयास करता हूं। उसी प्रयास में हमने आज चुना हुआ है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 8 महत्वपूर्ण विचारकों को लेकर प्रश्न सीरीज के माध्यम से आपको समझाने का एक हमने प्रयास किया है, जो कि आगामी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी तैयारियों के दृष्टिकोण से आज का वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, कॉलरिज, टीएस इलियट, आईए रिचर्ड्स। इन सभी विचारकों को हमने यूपी जीडीसी के पाठ्यक्रम से लिया हुआ है, लेकिन हमने मिलान भी किया तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये सभी विचारक लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, एक दो अलग विचारक भी हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर देखें तो लगभग 80% पाठ्यक्रमों में इन्हीं विचारकों को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन विचारकों से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं और इन्होंने किन-किन चीजों पर विचार किया हुआ है। संक्षेप में हम इसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर इसके बाद एक-एक को हम प्रश्न के माध्यम से कैसे उत्तर लिखा जाए, 125 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में, इन सब पर भी बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे सामने भारतीय काव्य शास्त्र का भी सिद्धांत आना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र के अंतर्गत किन-किन बिंदुओं पर ज्यादातर बात होती रही। आपको याद आ गया होगा कि रस को लेकर विचार किया गया, अलंकार को लेकर विचार किया गया, इसके बाद ध्वनि को लेकर विचार किया गया, गुण को लेकर विचार किया गया, रीति को लेकर बात की गई, वक्रोक्ति को लेकर बात की गई। इसके बाद आपने देखा कि औचित्य को लेकर भी बातचीत की गई। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का लक्षण क्या हो, काव्य हेतु कौन कौन से हो सकते हैं, काव्य प्रयोजन को लेकर बातचीत की गई। वही समानांतर आप देखेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य के सत्य को खोजने का प्रयास किया गया, संप्रेषण पर जोर दिया गया। इसके बाद आप भाषा पर देखेंगे, प्रयोजन को लेकर भी चर्चा की गई कि आखिरकार कविता किसके लिए होनी चाहिए। फिर इसको मनोविज्ञान से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जब भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप पढ़ें तो भारतीय काव्य शास्त्र को भी ध्यान में रखें, ताकि आवश्यकता अनुसार आप तुलनात्मक उत्तर भी लिख सकते हैं। तो चलते हम देखते हैं कि इन विचारकों से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें दिमाग में रखना चाहिए। अगर हम सबसे पहले प्लेटो की बात करें तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत यानी कि अनुकरण की समीक्षा कीजिए। जब भी प्लेटो के काव्य सिद्धांत की बात आएगी तो यही पूछा जाएगा कि अनुकरण के बारे में बतलाइए। आप देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण को लेकर सर्वप्रथम प्लेटो ने विचार किया, इसके बाद आगे के विचारकों ने उस पर नए दृष्टिकोण से विचार किया हुआ है। तो यानी कि जब भी काव्य सिद्धांत की बात आएगी प्लेटो के संदर्भ में तो आपको अनुकरण के बारे में लिखना है। इसको हम जब आंसर लेकर आएंगे तो और विस्तार से आप सभी को बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में केवल आ जाए कि प्लेटो के काव्य सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, तो आपको अनुकरण पर ही चर्चा करनी, ठीक है, न कि आपको लगे कि प्लेटो के कौन कौन से काव्य सिद्धांत रहे। अगर हम काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें
तो अनुकरण के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे प्लेटो इत्यादि कई विषयों के जानकार थे। वो कई माध्यमों में अपना काम किए, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि विज्ञान में भी इनकी भूमिका रही, कला, साहित्य, काव्य शास्त्र, राजनीति सब में रही है। लेकिन हमें फोकस करना है केवल काव्य सिद्धांत के पोर्शन पर। और जब हम उत्तर लेकर आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें सरलता रहे और पारिभाषिक शब्दावलियों को छोड़कर जो भी वाक्य विन्यास रहे सरल रहें और एक बार में आप उसको तैयार कर लें। प्लेटो के बाद जो दूसरे काव्य शास्त्री रहे हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्री, इनसे कई तरीके के सवाल बनते हैं। यानी कि इसके माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि अरस्तु ने कौन कौन से सिद्धांतों पर विचार किया है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर विचार कीजिए। अभी हमने आप सभी को बताया कि अनुकरण पर प्लेटो ने भी चर्चा की और प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु, उन्होंने अनुकरण को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। तो क्या उनका प्रयास रहा, उसी चीज को इसमें लिखना है। आगे चलकर अरस्तु ने अन्य स्वतंत्र सिद्धांत भी दिए हुए हैं, जैसे कि अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, जिसको कि हम ट्रेजेडी का सिद्धांत भी कहते हैं। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, जिसको कि इन्होंने चिकित्सा शास्त्र से जोड़ा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं मनोविज्ञान का भी पुट जुड़ा हुआ है। जब भी अनुकरण की बात आती है तो कई बार एग्जाम में प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि अनुकरण को लेकर प्लेटो का क्या मानना था और अनुकरण को लेकर अरस्तु का क्या मानना था। दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिरकार सही मायने में पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने शुरुआती दौर में अनुकरण को लेकर क्या सोचा था, क्या विचार किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अरस्तु से लगभग 3 तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो अनुकरण को लेकर, दूसरा त्रासदी को लेकर और तीसरा प्रश्न विरेचन को लेकर बन सकता है। हाँ, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा तो वो प्लेटो और अरस्तु में अंतर पूछते हुए तुलनात्मक तरीके का प्रश्न बना सकता है। तो हमने हर तरीके के प्रश्न को यहाँ पर रख दिया है। आगे हम इन प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विद्यार्थी जीवन में पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हुए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसे और सरल बनाते हुए अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना है। और काफी अच्छा लगता है कि काव्य शास्त्र पढ़ाने के लिए तो तमाम प्रोफेसरों से पढ़ने का मौका मिला, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रमन प्रसाद सिन्हा जी ने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ था। तमाम विद्यार्थी पढ़े भी होंगे, तो उसका भी हम थोड़ा सा प्रयोग करते हुए आपको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अरस्तु पूरा समझ में आ जाएंगे, प्लेटो समझ में आ जाएंगे। अगले जो विचारक हैं उनका नाम है लोनजाइनस। इनके नाम को आप अलग अलग जगहों पर, कहीं पर लोनजाइनस पढ़ेंगे, कहीं पर लोंगिनुस पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग नाम है क्योंकि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं पहले क्रिकेट मैच देखा करता था, अभी भी देखता हूं, लेकिन पहले कुछ अलग अनुभूति के साथ देखता था। तो कई खिलाड़ियों के नाम कमेंटेटर अलग अलग तरीके से उच्चारित करते थे। जैसे एक खिलाड़ी थे मैट प्रायर, इंग्लैंड के शायद विकेट कीपर थे। इनको अलग अलग ढंग से कोई प्रियर बोलता था, कोई प्रायर बोलता था, कोई कुछ बोलता था। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के एक विकेट कीपर थे मार्क बाउचर, उनको भी अलग अलग, कोई बाउचर बोलता था, कोई बूचर बोलता था, कोई कुछ बोलता था। कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में लोनजाइनस की जगह अगर लोंगिनुस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है कि ये कौन से विचारक आ गए, वो लोनजाइनस ही आपको ध्यान में रखना है। लोनजाइनस ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था उदात्त का सिद्धांत। तो प्रश्न बन सकता है कि लोनजाइनस के उदात्त या औदात्य सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो उदात्त को लेकर लोनजाइनस ने कुल 5 तत्वों की बात की है और इसके दोषों को लेकर भी चर्चा की है। हम तमाम बिंदुओं को लेकर आप सभी के सामने आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में उदात्त की जगह औदात्य पूछ दिया जाए तो भी वही आपको लिखना है जो उदात्त के संदर्भ में लिखना था। तो लोनजाइनस से प्रायः एक ही प्रश्न बनता है, उनका जो उदात्त सिद्धांत है। अगले जो
विचारक हैं, उनका नाम है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा को लेकर काफी विचार किया हुआ है कि काव्य और गद्य की भाषा एक होनी चाहिए या फिर जो ग्रामीण भाषा है, सामान्य भाषा है। कुल मिलाकर इन्होंने थोड़ा सा लिंग्विस्टिक के दृष्टिकोण से यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। तो वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर विचार हम लोग करेंगे। प्रायः वर्ड्सवर्थ से यही सवाल एक पूछा जाता है, काव्य भाषा सिद्धांत। अगले जो विचारक है उनका नाम है क्रोचे। क्रोचे से संबंधित जो सवाल पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, वो है उनका अभिव्यंजनावाद। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की समीक्षा कीजिए। जब भी क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की बात आती है तो तुरंत हमारा ध्यान भारतीय काव्य शास्त्र के एक सिद्धांत की तरफ जाता है, जिसको कि हम वक्रोक्ति संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जो कि कुंतक से इनकी तुलना हो जाती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विलायती उत्थान शब्द से संबोधित भी किया है। तो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की हम समीक्षा करेंगे। प्रश्न का जब हम उत्तर लिखवाएंगे तो आपको आसानी से कैसे याद हो सके, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारी कोशिश है कि विचारकों से संबंधित उनके काव्य सिद्धांत और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जो भी विद्यार्थी नियमित रूप से एमए की कक्षाओं को किए होंगे और उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो विद्यार्थी केवल डिग्री और प्रमाण पत्र अपने पास रखने का प्रयास किए होंगे, उनके सामने घबराहट हो सकती है। हालांकि परीक्षा तो ऐसी होती है कि चाहे आप रेगुलर रहें चाहे इरेगुलर रहें, घबराहट तो बराबर होती है, और खास तौर से जब आपके पास समय की कमी हो। अभिव्यंजना में हमने आपके मन की बात को भी अभिव्यक्त कर दिया। क्रोचे के बाद जो नाम आता है वो है कॉलरिज। कॉलरिज से संबंधित प्रायः दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, या फिर कॉलरिज ने कल्पना और फैंटेसी में जो अंतर स्पष्ट किया है, या फिर कल्पना के भेद उन्होंने किए हैं, मुख्य कल्पना, रम्य कल्पना। तो इसको लेकर दो तरीके के सवाल बन सकते हैं यहाँ पर। तो आपको कॉलरिज से संबंधित जो उनका कल्पना सिद्धांत है उसको अपने दिमाग में रखना है। टीएस इलियट को आपको पढ़ना है और इनके कई सिद्धांत काव्य शास्त्र में चलते हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है कि टीएस इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। जब भी टीएस इलियट की बात आती है तो आपके दिमाग में एक रचनाकार का नाम आना चाहिए जिनका नाम है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि टीएस इलियट से काफी प्रभावित थे, और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत उनके शेखर एक जीवनी उपन्यास में आप देख सकते हैं कि जो रचनाकार है और जो रचना है, भले वो रचनाकार के जीवन से जुड़ी हुई हो, लेकिन उसकी प्रस्तुति इस ढंग से हो कि उस रचना से अन्य लोग भी अपने को जोड़ लें। वो किसी एक खास व्यक्ति की रचना न होकर पूरे समाज की रचना हो जाए। जैसे आप मान लीजिए गोदान पढ़ते हैं, तो गोदान केवल होरी के जीवन की गाथा नहीं है, बल्कि होरी की तरह जितने भी किसान हैं उनकी जीवन गाथा है। मान लीजिए आप सभी किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तक को पढ़ते हैं, खासतौर से जैसे डार्क हॉर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो हर प्रतियोगी छात्र अपने जीवन से उसको जोड़ लेगा। वो केवल उसमें जो संतोष की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों जो संतोष प्रयागराज, नई दिल्ली, अन्य जगहों पर घूम रहे हैं, उनके जीवन से भी जुड़ी हुई कहानी। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टीएस इलियट ने दिया, जो कि नई समीक्षा से भी इनका नाम जुड़ा होता है। तो बहुत ही अच्छा है, इसको भी हम आप सभी के लिए अच्छे से प्रस्तुत करेंगे। पूरी तैयारी हमारी है, और न जाने ईश्वरीय कृपा कहें या फिर कुछ भी कहें, जब भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सभी को अपने दिमाग में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि एकदम सरलता से विद्यार्थियों को समझ आ जाए। ऑलरेडी हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर वीडियो बनाई हुई है, जब मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया करता था। उसका लिंक मैं जोड़ दूंगा, और आप तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ उसको देखेंगे तो एक प्रारूप आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और कई बार सुनी हुई चीजें एग्जाम हॉल में काम में आती हैं। जैसे हमने निर्वैयक्तिकता को समझाने के लिए जो शेखर एक जीवनी का उदाहरण दिया, गोदान का उदाहरण दिया, डार्क हॉर्स का उदाहरण दिया, आप समझ गए होंगे। नहीं तो किताबों में आप पढ़ते रह जाएंगे कि आखिरकार ये निर्वैयक्तिकता है क्या।
अगले जो विचारक हैं उनका नाम है आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स के मुख्य रूप से दो सिद्धांत पूछे जाते हैं। आई ए रिचर्ड्स के मूल्यांकन का सिद्धांत पर विचार कीजिए, मूल्य का सिद्धांत पर विचार कीजिए, और उनका उनसे आधारित जो दूसरा सिद्धांत है संप्रेषण सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत आई ए रिचर्ड्स से जुड़ा हुआ है, और आई ए रिचर्ड्स कॉलरिज के बाद ऐसे दूसरे विचारक हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, जिन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इन्होंने विचार किया कि आखिरकार संप्रेषण का क्या महत्व है, रचना के मूल्य का क्या महत्व है। अगर कोई रचना लिखी जा रही है तो उसके लिए उन्होंने सिद्धांत रखा मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, मूल्य यहाँ पर प्राइस के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि काव्यशास्त्रीय टर्म में इसका प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिमाग में आया कि मैं प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊं, उसके पहले हमारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये सभी प्रश्न बैठ जाने चाहिए, और एकदम से क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन विचारक क्या सिद्धांत दिया हुआ है, और एग्जाम में उन सिद्धांतों को हम कैसे लिखेंगे। कम से कम आपके दिमाग में जो अभी कोरे कागज की तरह रहा होगा, अब वो धीरे धीरे भरना शुरू हो चुका होगा, और आप अपने को अलर्ट भी कर रहे होंगे कि हाँ, फला फला काव्यशास्त्रियों के फला फला सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। प्रश्न भले मॉडिफाइड रूप में हों, लेकिन उनके उत्तर लगभग वही होते हैं जो आप पढ़कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो प्रयास है, समझाने का जो प्रयास था, उसमें मैं सफल रहा हूँगा। आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको उत्तर हम बताएं, और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि थंबनेल इत्यादि पर बहुत ज्यादा आप ध्यान न दीजिए। आप अपने सिलेबस को देखिए कि जो हमने पढ़ाया हुआ है वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है। तमाम विद्यार्थी उस घोड़े की तरह हैं जो इस तरीके से लगाए हुए हैं और सीधे एकदम चल रहे हैं, दाएं बाएं कुछ नहीं देख रहे हैं, और बार बार पूछते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे काम का है कि नहीं। अब बताइए, ये वाक्य कितना पीड़ादायक है कि हिंदी विषय को लेकर पूरा समर्पण है, और आप आराम से लिख दे रहे हैं मेरे काम का है कि नहीं, जब आपको पता ही नहीं है कि कौन चीज मेरे काम का है, कौन चीज मेरे काम का नहीं है। तो आप इस कंपटीशन में कोसों दूर हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी सफलता की जो दूरी है उसको मेहनत करके कम करने का प्रयास कीजिए, और कब होगा, जब आप सिलेबस देखेंगे। तो चलते चलते मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मुझे लगा कि आप सभी हमारे ही हैं, तो हम खुलकर बातों को रखते हैं ताकि आप अलर्ट रहें। यही हमारी कोशिश है, आपको सतर्क करना। सतर्क ही सफलता की पहली सीढ़ी कही जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं इन प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।